अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले तमाम क्वेश्चंस इनका सोल्यूशन आपको करवाऊंगी। टोटल हमारे पास ये 10 क्वेश्चंस हैं। आज मैं इनकी मार्किंग आपको बुक पे करवा दूंगी। अच्छा प्यारे बच्चों, इससे पहले पूरी बुक एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स के मैं ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको कहते हैं तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात, ये करवा चुकी हूँ आपको। अब बात ये है कि हमारे कुछ चैप्टर्स के अंदर से मिसिंग थे, जो कि मुझे पहले नहीं पता चला, तो मुझे कमेंट सेक्शन से आइडिया हुआ कि एक दो चैप्टर्स के हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो अब मैं इनको भी कंप्लीट करवा दूंगी। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री की पूरी बुक हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी मार्किंग मैंने बुक पे करवाई है। बायो की हम कर चुके हैं, कंप्यूटर हम कर चुके हैं, इंग्लिश हम पूरी बुक कर चुके हैं, इस्लामियात, उर्दू, मैथ, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको प्ले लिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये होते हैं अपने माइंड से। जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपने करना होता है। अब इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स हमें बुक से नहीं मिलेंगे, तो वो मैं आपको इजी वर्डिंग में लिखवा दूंगी। वैसे जो ऊपर हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन किए ना, ये तमाम इनके आंसर्स मैंने बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर से लगवा दिए थे। अब इनमें जो आंसर्स नहीं होंगे वो मैं आपको बहुत ईजी आसान वर्डिंग के अंदर लिखवा दूंगी। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, इनको किस यूनिट में मेजर किया जा सकता है, आपने जस्ट इस तरह से उसका यूनिट बताना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। पहला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपये की सिक्के की मोटाई जो है, ये इसको किस चीज़ में पैमाइश, किस यूनिट में की जा सकती है, मिलीमीटर में। इसका आंसर होगा मिलीमीटर। इसके बाद है, लेंथ ऑफ अ बुक। एक किताब की जो लंबाई है उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, cm। इसके बाद तीसरा है, लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई होती है वो मीटर में होती है, कि ये फुटबॉल का जो एक ग्राउंड है ये कितने मीटर है, ये इस तरह बात होती है, 30 मीटर है, 40 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, तो इसका यूनिट होता है मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। दो शहरों के दरमियान जो फासला होता है वो किलोमीटर में होता है। हम कहते हैं ना कि हम लाहौर से कराची जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर है, तो दो शहरों का जो डिस्टेंस होता है ना, वो किलोमीटर में होता है। मैस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपये के सिक्के का जो मैस है वो ग्राम में होगा। अब 5 रुपीज़ कॉइन की हमने थिकनेस पहले देखी थी, इस चीज़ का क्या रखना है, मोटाई वो मिलीमीटर में थी। वज़न जो होता है वो ग्राम में होता है, वो एक छोटी सी अमाउंट है ना, किलोग्राम नहीं, हम उसको ग्राम में लेंगे, जितना थोड़ा वज़न होगा वो ग्राम में होता है। तो मैस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये के सिक्का एक बिल्कुल लाइट वेट होगा, वो किलोग्राम में नहीं हो सकता, वो ग्राम में होगा, इसका यूनिट होगा ग्राम। मैस ऑफ योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग का वज़न देखें, अब वो 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, वो ग्राम में तो नहीं हो सकता, वो ज़्यादा वज़नी होता है ना, तो 1 हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, 5 किलो हो सकता है, तो वो उसका जो यूनिट होगा वो केजी यानी कि किलोग्राम होगा। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। आपके क्लास के पीरियड का दुरानिया, एक पीरियड कितने मिनट का है, 40 मिनट का है, 45 मिनट का है, तो इसका जो यूनिट होता है ये MINUTE मिनट, जिसको आप M से लिख सकते हैं, M मिनट। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार। कार के टैंक में भरे जाने वाले जो पेट्रोल का वॉल्यूम होता है, पेट्रोल लीटर में होता है, हाफ लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 10 लीटर, इस तरह LITRE लीटर या सिंपल L लिख सकते हैं। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर दूध उबालने का जो वक्त होता है वो मिनट में होता है। 1 लीटर दूध जो है वो 10 मिनट में उबला है, 20 मिनट में उबला है, आधे घंटे में, तो वो मिनट उसका यूनिट होगा, MINUTE मिनट, ये इसका यूनिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। एक टेलर, एक दर्जी के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है एक स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी कि एक मुस्तनद म्यारी पैमाइश का जो निज़ाम होता है वो एक दर्जी के लिए कैसे दुरुस्त साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। इसका आंसर पेज 26 पर, इसी पेज पर लास्ट पे मैंने लिखा है। पहली लाइन आप यहाँ से करेंगे, ये जो स्मॉल ए है ना, इसको आपने काट के कैपिटल A कर देना है, यहाँ से लाइन इस तरह से लिखनी है। ये जो आंसर है ना पहले क्वेश्चन का, इसने आगे अभी एक और क्वेश्चन में भी आना है सेम, तो इसको आपने बड़े गौर से देखना है। अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर, यहाँ तक तो लाइन क्वेश्चन में से, और इसके बाद आपने लिखना है because it ensure ENSURES ensures accuracy, ACCURACY accuracy, consistency, CONSISTENCY consistency, and clear communication, COMMUNICATION communication when creating garments, GARMENTS। अब एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का सिस्टम एक टेलर की किस तरह से मदद करता है, क्योंकि वो ये यकीनी बनाता है कि वो एक जितनी एक्यूरेसी कर रहा है। अब देखें, मेजरमेंट का एक ही स्केल होता है, एक ही वो फीता सा होता है, या फिर एक
स्केल रखा जाता है कपड़े वाले के पास, जहाँ भी आप जाते हैं 1 मीटर आपको कपड़ा सेम ही मिलेगा। अब ये नहीं है एक दुकानदार का 1 मीटर, अब या तो जिस तरह हो एक बंदे का हाथ छोटा है एक बंदे का हाथ बड़ा है, मैं मिसाल दे रही हूँ। अब वो 1 मीटर अपने हाथ से पैमाइश करे तो हो सकता है उसमें फ़र्क हो, लेकिन एक यूनिट जो मेजर किया गया होता है ना, एक फीता होता है जिसके ज़रिए पैमाइश की जा रही होती है, वो क्या होता है, वो यकीनी बनाता है एक्यूरेसी को, कंसिस्टेंसी को। मतलब जब भी आप लें आपका 1 मीटर सेम ही रहेगा। क्लियर कम्युनिकेशन होती है, मतलब आप कहते हैं हमें 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह से एक टेलर की मदद करता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, कंसिस्टेंसी को और क्लियर कम्युनिकेशन को। ये आपने इसका आंसर लिखना है। स्पेलिंग मैंने इसलिए बोल दी है, काफ़ी बच्चों को लिखे हुए समझ नहीं आते तो उनको आसानी हो लिखने में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नोट्स या PDF प्रोवाइड कर देती, तो अभी आपका वो लेवल नहीं है कि इन चीज़ों को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें। बुक पे ही आंसर लिखती हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ लिखें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 1.3। द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर सक्रिय गेज इज़ 1 मिलीमीटर। इसमें एक आ गया है कि माइक्रोमीटर सक्रिय गेज की मेन स्केल पर कम से कम जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, एंड देयर आर 100 डिवीजन्स, और उस पर सर्कुलर स्केल पर 100 दर्जे हैं। ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल पर 100 दर्जे हैं। व्हेन द थिम्बल इज़ रोटेटेड वंस, जब थिम्बल का एक चक्कर पूरा हो जाता है, एक चक्कर, 1 मिलीमीटर इज़ इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल, तो मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर पैमाइश ज़ाहिर होती है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक तो आपने इसका लीस्ट काउंट मालूम करना है, यहाँ पे हमें एक छोटी सी डायग्राम भी दी गई है। और दूसरा इसमें एक आ गया द रीडिंग फॉर थिकनेस ऑफ स्टील रॉड एज शोन इन द फिगर, और यहाँ पे जो एक डायग्राम है ये एक स्टील रॉड की मोटाई को जाहिर करती है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द रॉड, तो ये जो यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे इसके दरमियान एक रॉड रखा गया है, इसकी थिकनेस क्या होगी। अब इसके लिए ना पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक से बता देती हूँ, बुक में हमें एक सैम्पल मिल जाती है, इससे रिलेटेड फार्मूला आपको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ हम इसको कैसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, पिच ऑफ द सक्रिय गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पिच है सक्रिय गेज की वो 1 मिलीमीटर है और 100 दर्जे, डिवीजन्स जो है वो 100 दर्जे। तो हम इस फार्मूला से लीस्ट काउंट निकालेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 27 पर ना मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, लीस्ट काउंट निकाला है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था ना कि माइक्रोमीटर सक्रिय गेज जो है वो 1 मिलीमीटर उसकी पिच है और उस पर 100 डिवीजन 100 दर्जे हैं, तो 1 मिलीमीटर को आप 100 पे डिवाइड कर लें तो 0.01 मिलीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का एक पार्ट था, ये हो गया। दूसरा एक रॉड है जिसकी हमने थिकनेस मालूम करनी है। दूसरे पार्ट के लिए देखें यहाँ पे डायग्राम, ये देखें यहाँ पे जो एक ये रॉड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये 9 दर्जे बने हुए हैं। इसको इन लाइंस को आप काउंट करें तो 9, इसके सामने बिल्कुल ये देखें तो ये 70 आपको नज़र आ रहा होगा इस रॉड के सामने, तुमने ये 70 वाला लेना है। अब ये फार्मूला हमें पता चलता है, पेज नंबर 15 पे आ जाएं। तो थिकनेस निकालने के लिए फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे जो डायग्राम है उसके हिसाब से ना, अब क्वेश्चन में डायग्राम जो गिवन है उसको देखते हुए हमने करना है। थिकनेस कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल की जो रीडिंग है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया डायग्राम में 9 दर्जे बनते हैं ना, उसको अगर हम काउंट करें तो वो 9 बनती है, हम 9 लिख लेंगे। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो यहाँ पे इसको काउंट करें तो इसके बिल्कुल सामने जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर 70 है, यहाँ पे तो इस हिसाब से है ना, तो यहाँ पे हम 70 और लीस्ट काउंट हम पहले निकाल चुके हैं 0.01, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 हम इसी तरह लिख लेंगे और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.7 और इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 9.7 मिलीमीटर। तो एक रॉड की जो थिकनेस होगी वो 9.7 मिलीमीटर होगी। इस फार्मूला की हेल्प से हमने निकाली है। यहाँ पे देखें इसी तरह मैंने लीस्ट काउंट निकाला, फिर थिकनेस के लिए फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास स्केल था इसके ऊपर ये 9 दर्जे थे और यहाँ पे इसके सामने जो रीडिंग थी 70 थी, इस वजह से हमने 70 को यूज़ किया था, क्योंकि हमारे पास जो मेन स्केल होता है इस पर 9 था और जो वर्नियर स्केल की यहाँ पे जो रीडिंग आ रही थी ना सर्कुलर स्केल की वो यहाँ पे 70 थी, तो उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 1.4, ये इसमें एक आ गया यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स। आपको 1 मीटर स्केल और पेंसिलों का बंडल दिया गया है। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसाइजन एंड द एट दैट ऑफ द वर्नियर कैलिपर डिस्क्राइब ब्रीफली। आपको 1 मीटर स्केल और पेंसिलों का बंडल दिया गया है, इसके ज़रिए आप वर्नियर कैलिपर की दुरुस्तगी के बराबर कैसे पैमाइश कर सकते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली मुख्तसर तौर पर बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 19 पर मैंने लिखा है।
तो डियर स्टूडेंट्स मैं साथ साथ बोल देती हूँ, आपने इसको लिख लेना है। नंबर 1 इसको पॉइंट्स बनाकर लिखना है कि हम पेंसिल का डायमीटर कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अरेंज मल्टीपल पेंसिल साइड बाय साइड इन अ बंडल। हम उस बंडल में से तमाम पेंसिलों को साइड बाय साइड एक साथ साथ रख देंगे। यानी कि ये एक पेंसिल आपने रखी इस तरह से, फिर आपने ये इसके साथ दूसरी पेंसिल रखी, इस तरह साइड बाय साइड आपने इन पेंसिल्स को जोड़ते जाना है। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अरेंज मल्टीपल पेंसिल्स साइड बाय साइड इन अ बंडल। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, मेजर द टोटल विड्थ यूजिंग द मीटर स्केल। हम पेंसिलों की टोटल विड्थ निकालेंगे मीटर स्केल को यूज़ करते हुए। नंबर 3, डिवाइड द टोटल विड्थ। जो टोटल विड्थ होगी हम उसको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स टू गेट द डायमीटर ऑफ वन पेंसिल। टोटल पेंसिलों पर के डिवाइड करेंगे एक पेंसिल का डायमीटर निकालने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं अगेन बोल देती हूँ, तमाम स्टूडेंट्स ने लिख लेने हैं। अरेंज मल्टीपल पेंसिल्स साइड बाय साइड इन अ बंडल, मेजर द टोटल विड्थ यूजिंग द मीटर स्केल, डिवाइड द टोटल विड्थ। जो टोटल विड्थ होगी तमाम पेंसिलों की उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ पेंसिल्स पे कि कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, टू गेट द डायमीटर ऑफ वन पेंसिल का डायमीटर मालूम करने के लिए। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि कितनी पेंसिलें हैं और उसमें से हम किस तरह निकालेंगे। आपने बस ये पॉइंट्स लिख देने हैं कि इस तरीके से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 5वां 1.5 क्वेश्चन है, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। अब इस क्वेश्चन में कहा गया एक मीटर स्केल का जो सिरा है वो कटा फटा हुआ है। वर्न आउट यानी कि कटा फटा हुआ है। पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप उसे कहाँ पर रखेंगे, उसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे। तो इसका आंसर पेज नंबर 16 पर है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग एट एनी मेकिंग फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 0। अब देखें ये लेट्स सपोज एक स्केल है और आप उसको उसका सिरा जो है वो कटा फटा हुआ है, मतलब वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरह उस पर लाइन्स होती हैं। अच्छा मैं एक स्केल कोशिश करती हूँ आपको दिखा दूँ, जैसे ये देखें। अब वो कहते हैं ना ये एक स्केल है, इसको आप यहाँ पे पेंसिल को किस तरह से प्लेस करेंगे, उसका सिरा जो है कटा फटा हुआ है, मतलब आप 0 वाला ये सारा इसे छोड़ देंगे और आप इसको 1 से उसकी रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ 0। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन यही है, प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग एट एनी मेकिंग फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 0 को छोड़ते हुए आप बाकी जो उसकी पेंसिल है उसको प्लेस करेंगे, उस स्टार्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट द स्टार्टिंग वैल्यू फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। और उसकी जो फाइनल रीडिंग होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो शुरू वाली रीडिंग होगी उसमें से, टू गेट द पेंसिल लेंथ। तो आपको पेंसिल की टोटल लेंथ मालूम हो जाएगी। यानी कि आपने मीटर स्केल का सिफर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि पूरी पेंसिल को क्या करना है 1 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर से उसकी पैमाइश शुरू कर दें और आखिर में जो लंबाई हासिल होगी उसको आपने स्टार्टिंग वाली जो शुरू वाली लंबाई होगी उसमें से माइनस कर देना है, तो आपके पास असल लेंथ आ जाएगी। बेसिकली ये एक फार्मूला टाइप था क्वेश्चन जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 1.6 है, वाई इज़ इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। किसी जिस्म की लंबाई मालूम करने के लिए उसे पैमाइशी पैमाने के करीब रखना क्यों बेहतर होता है। तो क्यों बेहतर होता है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन के अंदर से ही। क्यों बेहतर होता है, इसकी रीज़न क्या है, इट रिड्यूस पैरेलल एरर। इससे पैरेलल एरर जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट इम्प्रूव्स मेजरमेंट एक्यूरेसी, और ये मेजरमेंट की पैमाइश की एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, लंबाई मालूम करने के लिए पैमाइशी पैमाने के करीब रखते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये पैरेलल एरर को ख़त्म करता है और इम्प्रूव करता है मेजरमेंट की एक्यूरेसी को। ये 2 पॉइंट्स मैंने इसी क्वेश्चन के साथ इसके ऊपर इसका आंसर लिख दिया है, ये आपने 2 पॉइंट्स लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.7 है, वाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू इम्प्रूव अ क्वांटिटी करेक्टली। तो इसका आंसर क्वेश्चन से ही यहाँ से आपने करना है, अ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली बिकॉज, फिर आ जाना है पेज नंबर 20 पर। पहले क्वेश्चन वाला आंसर है बिकॉज इट इंश्योर, क्योंकि ये यकीनी बनाता है कंसिस्टेंसी को, एक्यूरेसी को एंड क्लियर कम्युनिकेशन को। तो पेज नंबर 20 पर मैंने इसकी बकिया लाइन लिख दी है, पहली लाइन आप क्वेश्चन के अंदर से ही ऐड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8, सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। अब इसमें यह कहा गया है कि कोई सा ऐसा कुदरती जो एक मज़र है, एक कुदरती नेचुरल फिनोमेना है, उसको बताएं जिसको किसी हद तक वक्त के लिए एक मेयार तस्वुर किया जा सकता है। तो पहला इसके अंदर है अर्थ रोटेशन डे, ज़मीन का अपने महवर के गिर्द गर्दिश करना वक्त के लिए एक मेयार तस्वुर किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि ऐसे सम नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से हैं। अर्थ रोटेशन डे है जिसमें दिन और रात आते हैं। अर्थ ऑर्बिट, अब यहाँ पे ये ऑर्बिट्स है, ORBITS ऑर्बिट्स, यानी कि ईयर जिसको हम कहते हैं।
जिसमें क्या होता है कि इट टेक्स द अर्थ 365 डेज़ टू गो अराउंड द सन विच गिव्स 1 ईयर। 365 डेज़ के बाद हमें नेक्स्ट ईयर मिलता है। इसके बाद फेजेस ऑफ मून की फेजेस। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये 3 फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है जो टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। इसमें आप पहले लिखेंगे अर्थ रोटेशन डे, अर्थ ऑर्बिट्स और फेजेस ऑफ मून। ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मैग्नेट्स इन अ वाइडर वेसल वाई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक के ऊपर ही मौजूद है। इसमें एक आ गया है कि कुशादा बर्तन में मौजूद पानी की कड़वी सतह का मुशाहिदा क्यों मुश्किल होता है। एक मैनिकस सरफेस होती है। ये सरफेस क्या होती है, एक हमारे पास एक मैं आपको सिलेंडर टाइप दिखाती हूँ जिसके अंदर हमारे पास उसकी जो कर्व शक्ल होती है, जिसकी पैमाइश बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके बारे में पूछा गया है। इसके आंसर के लिए आना है पेज नंबर 17 पर। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है ना, यहाँ पे अब हमें इसकी 3 पोजीशंस नज़र आ रही हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो मैनिकस होता है, इसकी ये वाली जो बॉटम पोजीशन होती है ना, जहाँ से रीडिंग मालूम की जाती है, यानी कि यहाँ पे अगर लिक्विड इसके अंदर यहाँ तक है तो इसको ऊपर से भी नहीं देखा जा सकता, नीचे से भी नहीं, यानी कि इसके बिल्कुल सामने से इसकी करेक्ट रीडिंग की जा सकती है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, द मैनिकस इज़ द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस का टॉप लेवल होता है। वाटर इन सिलेंड्रिकल सरफेस डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। जो वाटर डाउनवर्ड सरफेस में होता है कनकेव सरफेस कहलाता है। द रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। तो इसकी जो रीडिंग होती है वो इसके बॉटम एज से कैलकुलेट की जाती है। द मैनिकस इज़ फ्लैटर, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैटर होता है जहाँ से इसकी पैमाइश की जा रही होती है। इट मेकिंग इट हार्डर टू सी द एक्जैक्ट लेवल ऑफ लिक्विड। जो फिर क्या करता है, लिक्विड के एक्जैक्ट लेवल को बताने में इसमें हार्डर पेश आती हैं, मुश्किलात होती हैं। द मैनिकस इज़ फ्लैटर मेकिंग इट हार्डर टू सी द एक्जैक्ट लेवल ऑफ लिक्विड। यहाँ तक ये ऑफ और फिर आपने ये लिक्विड लिख देना लास्ट पे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन में से यहाँ तक इस पैराग्राफ में से आंसर और फिर ये लाइन ऐड कर लेनी है पेज नंबर 17 पर। और इसके बाद 1.10 आखिरी और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू मैयर। कौन सा आला किस पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। पहली है इसमें इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब का अंदरूनी डायमीटर जो होता है वो किस आले की मदद से मालूम किया जाता है। आपने उस आले का जस्ट नाम बताना है। तो वर्नियर कैलिपर VERNIER वर्नियर CALLIPERS वर्नियर कैलिपर की मदद से एक टेस्ट ट्यूब का अंदरूनी डायमीटर इंटरनल डायमीटर जो है वो मालूम किया जा सकता है। बी पार्ट ये है डेप्थ ऑफ अ बीकर। एक बीकर की गहराई किससे मालूम की जा सकती है। तो वर्नियर कैलिपर से मालूम की जा सकती है। दोनों का आंसर वर्नियर कैलिपर है, लेकिन ब्रैकेट में आपने ये लिखना है यूजिंग द डेप्थ रॉड। वर्नियर कैलिपर की मदद से ही एक बीकर की गहराई मालूम की जा सकती है यूजिंग द डेप्थ रॉड, एक जो गहरा रॉड होता है उसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमारे ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चंस के पेज नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैं बुक के ऊपर ही मार्किंग करवा चुकी हूँ। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको तमाम लेक्चर्स इसके मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।